स्टूडेंट्स रोकोको आर्ट के जो लास्ट 10 इयर्स हैं 1765 से 1775 तक, उस टाइम पीरियड में ये आर्ट फॉर्म जो थी इसके अंदर एक डिक्लाइन हमें नज़र आता है। लेकिन ये वो टाइम पीरियड था जिस वक्त पॉलिटिकल और कल्चरल रेवोल्यूशन जो थी वो ब्रिंक पे थी। उस वक्त जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका ऑनसेट था ये टाइम पीरियड। इस वजह से एक बहुत सीरियसनेस का एटमॉस्फेयर था जिसमें पेट्रियाटिज्म जैसे जो मोटिव थे, जो उस वक्त के सोल्जर्स को मोटिवेट कर सकते थे, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो इस टाइम पीरियड में पेंटर्स ने, आर्टिस्ट ने दोबारा से क्लासिकल आइडियल्स को डेवलप करना शुरू किया, इसलिए इसको नियो क्लासिसिज्म कहा जाता है। इसके अंदर भी जो ग्रीक टाइम पीरियड के आइडियल्स थे उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन ये रेनेसांस की निस्बत एक एक्यूरेट रिवाइवल था क्योंकि इस वक्त तक डिफरेंट जो हिस्टोरिकल साइट्स थी वहाँ पे एक्सकवेशंस हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था उसमें एक एक्यूरेसी हमें नजर आती है। जो न्यू क्लासिसिज्म के आर्टिस्ट हैं इन्होंने बेसिकली पेट्रियाटिज्म और जो ब्रेवरी थी इसको फोकस किया और इसको एज थीम्स इस्तेमाल किया। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये डावीड की एक पेंटिंग है 1784 की, ओथ ऑफ द होराटी। ये बेसिकली एक ब्रेवरी की स्टोरी है जो कि ग्रीक लिटरेचर से अखज़ की गई है और इसमें बेसिकली रोम की सेफ्टी के लिए 3 ब्रदर्स की जो सेक्रीफाइस है उसको हाईलाइट किया गया है। इसमें अगर आप कॉम्पोजिशन को देखें, बैकग्राउंड आर्चेस को देखें तो आपको क्लासिकल पीरियड की एक झलक नज़र आती है क्योंकि कॉम्पोजिशन बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इसमें लेफ्ट साइड पे आप 3 फिगर्स को देख रहे हैं स्टैंडिंग पोस्चर में। उनकी जो प्लेसमेंट है, उनकी फुट प्लेसमेंट अगर आप देखें तो वो उसी तरह के स्टैटिक पोस्चर हैं जो आपको रेनेसांस में और ग्रीक टाइम पीरियड में मिलते हैं। उसमें आपको बिल्कुल बरोक की तरह कोई इमोशनल सेंटिमेंटलिज्म नहीं नज़र आ रहा। जो सेंट्रल फिगर है जिसने सॉर्ड्स पकड़ी हुई हैं वो भी आपको एक बिल्कुल इमोशनलेस स्टेट में नज़र आता है। लेकिन जो लाइन आप यहाँ पे देखते हैं जिस तरह से सॉर्ड को बिल्कुल सेंटर में, जो कि एक व्यूअर का फोकल पॉइंट है, वहाँ पे जो सॉर्ड की लाइन अगर आप देखें तो वो स्ट्रेट लाइन मैच कर रही है पोस्चर्स के साथ। इसी तरह राइट साइड पे अगर आप देखें तो जो वुमेन दिखाई गई हैं इसमें क्राइंग, वो भी बिल्कुल बैलेंस कर रही हैं उस फिगर को जो इसकी लेफ्ट और राइट साइड है। इसमें आप देखें कि जो बैकग्राउंड है उसको डी एम्फेसाइज किया गया है, उसमें डार्कर टोन इस्तेमाल किए गए हैं ताकि जो फिगर्स हैं फोरग्राउंड में उनको एम्फेसाइज किया जा सके। उसके बाद आप देखें कि ये क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पोजिशन है, फोकस बहुत क्लियर है, जो इसके अंदर डिटेल्स हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ब्रश स्ट्रोक्स में आपको वो विजिबिलिटी नहीं नज़र आती जो आपको रोकोको के अंदर नज़र आती है। जो पेंटर की टेक्निक है वो इस तरह से दिखाई नहीं देती कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे सब्जेक्ट मैटर से, और इसके साथ साथ आपको एक ओवरऑल पेंटिंग में एक फ्रोजन क्वालिटी नज़र आती है जो कि रैशनैलिटी को एम्फसाइज करती है। रोकोको आर्ट के अंदर जो कर्व्ड आपको मोटिव्स नज़र आते हैं, जो फिगर के अंदर भी आपको एक इनफॉर्मल पोस्चर्स नज़र आते हैं, वो क्लासिकल पीरियड में और न्यू क्लासिकल पीरियड में उस तरह से नहीं दिखाई देते, बल्कि यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड रैशनल कॉम्पोजिशन नज़र आती है जिसमें प्री डिटर्मिन्ड पोस्चर्स हैं जिनको यूज़ किया गया है। उसके बाद ये एग्जाम्पल आप देखें पॉटरी की है। यहाँ पे भी जो ग्रीक रेड फिगर्स हैं जो आपको ग्रीक आर्ट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं उनको दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। ये 1815 की एग्जाम्पल है। उसके बाद आप ये पैलेस की एग्जाम्पल देखें, ये भी 1798 का मॉस्को के अंदर एक पैलेस है। इसमें भी आप जो ग्रीक आर्किटेक्चरल ऑर्डर है वो क्लियरली नज़र आता है। जो आपको रेनेसांस टाइम पीरियड का आर्किटेक्चर है उसको भी आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, तो दोबारा से उन्हीं आइडियल्स का एक रिवाइवल नज़र आता है। फिर इस टाइम पीरियड में क्योंकि ये कल्चरल रेवोल्यूशन भी था, एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी था इस टाइम पीरियड में, तो इस वजह से जो इंटेलेक्ट को डेवलप करने के एरियाज थे वहाँ पे आर्टिस्ट का ज़्यादा फोकस डेवलप हुआ। कोपरनिकस का ये जो स्कल्पचर आप देख रहे हैं, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ये 1822 का है और ये पोलैंड के अंदर इसको इरेक्ट किया गया। इसके अंदर भी जो एग्जाम्पल को अगर आप सब्जेक्ट मैटर को देखें तो वो एक ऐसे हिस्टोरिकल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने साइंस के अंदर एक उस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट की बात की थी और जो उस वक्त की अथॉरिटी थी चर्च की उसको सीरियसली क्वेश्चन किया था। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो इस तरह के इंडेवर्स थे जिसमें ह्यूमन रैशनैलिटी वॉज इम्पॉर्टेंट, तो उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। इसीलिए हमें इस तरह के स्कल्पचर्स भी इस टाइम पीरियड में नज़र आते हैं। ये आंख की एक पेंटिंग है जिसमें नेपोलियन को दिखाया गया है जिस वक्त वो इंपीरियल थ्रोन पे
वो बैठा, उसकी ये मोमेंट को कैप्चर किया गया है। जो इसका फेस है, अगर आप उस पर गौर करें तो वो डिटैच्ड एक्सप्रेशन उस पर आपको नजर आता है, इमोशनलेस नजर आता है। जो आर्टिस्ट था उसकी तो ये प्रेफरेंस थी कि ग्रीक आइडियल्स को जहन में रखते हुए और रेनेसांस के आइडियल्स को जहन में रखते हुए एक टाइमलेस अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करे एक डिटैच्ड फेस एक्सप्रेशन के जरिए। लेकिन इस पेंटिंग पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि जो फ्रेंच थे वो ये चाहते थे कि नेपोलियन को एज मैन ऑफ द पीपल दिखाया जाए, जबकि इस पेंटिंग में वो उस तरह से आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आता है कि आर्टिस्ट जो है वो किस तरह से ग्रीक आइडियल्स को रिवाइव कर रहा है। स्टूडेंट्स, नियो क्लासिसिज्म की जो पेंटिंग्स हैं उसमें आपको वो सेंसिटिविटीज, वो रिचनेस सब नजर आती है जो उससे पहले की मूवमेंट्स में, बारोक में और रोकोको में डेवलप हुई। लेकिन एक दफा से फिर एम्फेसिस जो है वो ह्यूमन रैशनल प्रोसेस के ऊपर नजर आता है, जिसमें जो रैशनैलिटी की डिटैच्ड पोजीशन है इमोशन से, उसको एम्फेसाइज किया जाता है। और इसमें सिमेट्रिकल डिजाइन, सिमेट्रिकल बैलेंस को यूज किया जाता है ताकि जो पेंटिंग है वो एक टाइमलेस फिक्स कॉन्सेप्ट आपके अंदर इंड्यूस कर सके।